माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके सम्मुख एक और इंग्लिश का वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको और ज्ञानवर्धक लगेगा और आपको जो है अंग्रेज़ी भाषा सीखने में मदद करेगा। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक में हम कैसे बदलें। अब जब मैंने आपसे ये कहा कि अभी अपन ने जो वीडियोस मैंने पहले बनाए थे वो सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे, यानी जब मैं आपको टेंसेस सिखा रही थी तो मैंने आपको सिखाया था कि हम एक सेंटेंस एफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता, लेकिन समझिए अगर मुझे कोई वाक्य नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, यही हम इस लेसन के अंदर या इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अपन पहले समझते हैं एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। चलिए अब चित्रों से समझते हैं क्या है एफर्मेटिव और क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर एक आया है यस, अपन पढ़ सकते हैं YES, यस, यानी कि वह वाक्य जिसके अंदर आपको नेगेटिव चीज़ नहीं दिखती, ना नहीं दिखता और हर चीज़ एफर्मेटिव होती है। उन सेंटेंसेस को हम हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जैसे समझिए मैंने कहा पंखा चल रहा है, मैंने ये नहीं कहा पंखा नहीं चल रहा है, मैंने कहा पंखा चल रहा है, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अपन देखते हैं नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव जैसे ये नो है तो नो होता है उसके अंदर, यानी हम उसको नकारात्मक बनाते हैं, और जिसमें नो होता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो यानी जब मैं ये कहती हूँ राम अच्छा लड़का है तो वो तो एफर्मेटिव हो जाता है, और राम अच्छा लड़का नहीं है तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एन एफर्मेटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें किसी कार्य या घटना के होने या सकारात्मकता का पता लगता है, और इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी वह सेंटेंस जिस सेंटेंस में हमको नहीं मिलता है, यानी कि वह सेंटेंस जिसके अंदर हम हाँ करते हैं, सकारात्मकता दिखती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस का नाम देते हैं। जैसे आई टीच यू, यानी मैं आपको पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। ही लव्स मी, वो मुझसे प्रेम करता है। यू कैन गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। आपने इसमें कुछ भी चीज़ मना नहीं की। तो ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंस हैं। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें किसी कार्य या घटना के ना होने या उसकी नकारात्मकता का पता लगता है, यानी कि अपन को ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है, ऐसी घटना है, दुर्घटना है जो नहीं हुई, तब हम नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे आई डू नॉट टीच यू, यानी यहाँ पर मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ। ही डज नॉट लव मी, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। यू कैन नॉट गो देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये जितने भी वाक्य हुए मैंने एफर्मेटिव से किस में बदले, नेगेटिव में। तो यानी नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं होती है, यानी जिसके अंदर नकारात्मकता होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रूल्स। आप देख रहे हैं एक बच्चा उल्टा भाग रहा है, 3 बच्चे सही भाग रहे हैं। तो यही एक सेंटेंस में भी होता है कि अगर आप गलत रूल को पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस भी नहीं कर सकते, इसीलिए नियम पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रूल्स। अब अपन पढ़ते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अपन जो है पढ़ेंगे कि कौन से नियम होते हैं। इस प्रकार एफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से एफर्मेटिव में चेंज करते समय हमारे ये निम्न रूल्स हैं। तो याद रखिए अपन को अगर नेगेटिव से
एफर्मेटिव बनाना है तो नॉट को हम हटा देते हैं, लेकिन उसके भी कई अलग नियम भी हैं। लेकिन अपन अभी इस वाली वीडियो में तो सीखेंगे कि एफर्मेटिव से हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बदलते हैं। नंबर 1, एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते समय आप हमेशा याद रखें कि सेंटेंस का कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता है। यानी कि आपने कोई भी वाक्य लिखा है उसमें आप अपनी तरफ से कोई ऐड चीज़ जो है नॉट के सिवाय कुछ नहीं करते, केवल हम उसमें जो है हमें नहीं जोड़ना चाहिए, यानी कि नहीं या नॉट जिसको हम कहते हैं वही जोड़ना चाहिए। और अगर वही जुड़ेगा तभी हम जो है एफर्मेटिव से नेगेटिव को सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, यानी कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। समझिए मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो मैं ये तो लिख सकती हूँ कि राम अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैं उसको बदल कर ये नहीं कहूँगी कि राम और सीता अच्छे हैं, ऐसा नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तो ये है। नंबर 2, एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन हम नॉट लगाकर कर सकते हैं। और जब भी आप करेंगे तो परिवर्तन करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं। आप कई दफ़ा नेवर यूज़ करते हैं, रेयरली करते हैं, लेकिन अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं कि हम नॉट लगाते हैं और हम उसको नेगेटिव में परिवर्तित करते हैं। जैसे समझिए राधा हैज़ ईटन मैंगो, मैंने ये लगा राधा हैज़ ईटन मैंगो, राधा ने आम खाया, तो इसका क्या बनेगा? राधा हैज़ नॉट ईटन मैंगो, राधा ने आम नहीं खाया। अब नंबर 3 क्या है कि कभी कभी हम ऑपोजिट वर्ड अर्थात एंटोनिम्स का भी यूज़ कर नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ गुड टीचर, ये एफर्मेटिव है कि मैंने बनाया कि वो एक अच्छा टीचर है, और मैं ये भी कह सकती हूँ ही इज़ नॉट अ बैड टीचर, वो बुरा टीचर तो नहीं है। तो यानी वो अच्छा इतना तो नहीं है लेकिन वो बुरा भी नहीं है। इसी तरीके से मैंने कहा मनोज फेल्ड इन द टेस्ट, भाई मनोज जो है वो फेल हो गया टेस्ट में, मनोज डिड नॉट पास इन द टेस्ट, और मैंने इसको अलग ढंग से नॉट को लगाया और मैंने कहा कि मनोज जो है वो टेस्ट में पास नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि हम नेगेटिव को बनाने में नॉट का प्रयोग करते हैं और कई दफ़ा हम उसमें एंटोनिम्स भी लगा देते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, और ऑपोजिट वर्ड का जैसे मैंने यहाँ पे करा गुड का ऑपोजिट बैड, रिच का पुअर, तो हम इनका भी इस्तेमाल करके जो है एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। अब देखते हैं हाउ टू चेंज एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव यूजिंग नॉट। सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए नॉट का उपयोग कैसे करें। इसमें मुख्य रूप से 2 रूल्स का नियम होते हैं, या इनमें हम अगर कहें तो 2 वाक्य होते हैं। 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य होता है सहायक क्रिया वाला, यानी कि वो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और याद रखिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें नॉट लगाना बड़ा आसान होता है, वो अपन आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया ही हैज़ टॉट द लेसन। अब यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है? हैज़, यानी कि सहायक क्रिया को हम कैसे देखते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। सर्वनाम या संज्ञा और क्रिया के बीच में अगर कोई एक भी वर्ड लगा हुआ होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शाल, कैन, कुड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले होते हैं, तो इनको तो बदलना बड़ा आसान है, और जो आसान है नियम वो अपन आगे पढ़ेंगे। और दूसरा के कौन से वाक्य होते हैं जिसमें सहायक क्रिया नहीं होती, यानी कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही टीचेज अ लेसन। अब यहाँ पे ही के बाद एकदम मुख्य क्रिया है, यानी इसके अंदर कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला। तो अपन देखेंगे कि अब इन सेंटेंसेस को हम कैसे बदलते हैं। अगर हम चित्र से देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो हमको नेगेटिव में बदलने होते हैं, एफर्मेटिव टू नेगेटिव में। एक होते हैं जो सहायक क्रिया वाले होते हैं यानी विथ हेल्पिंग वर्ब्स, और एक होते हैं जो सहायक क्रिया के बिना होते हैं। अब सहायक क्रिया के बिना जो होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो ये हैं जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स है, हम आगे समझेंगे। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसकी पहचान क्या होती है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, और इन दोनों में ही हमें सहायक क्रिया कहीं पर भी नहीं मिलती। अब इसमें हम क्या लगाते हैं
ये अपन आगे पढ़ते हैं। अभी हमने बोला कि बहुत सारे सेंटेंसेस जो होंगे वो ऐसे आएंगे जिसमें सहायक क्रिया होती है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि सहायक क्रिया या उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये चित्र को देखिए, एक लड़की जो है वो हाथ एक के बाद आगे बढ़ता जा रहा है और वो लड़की चलती जा रही है, यानी कि इसमें सहायता वाले हाथ हैं। इसी तरीके से अगर मैं डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब की कहूँ तो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया वो होते हैं जो वर्ब को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी इस चित्र में आप ये सोच सकते हैं कि ये जो हाथ है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है और वो जो लड़की चल रही है वो मुख्य क्रिया है। इसी तरीके से आप एक और चित्र देखते, देखिए एक यंग सा बच्चा है और एक बहुत वृद्ध आदमी का हाथ पकड़ के ले जा रहा है। तो यानी कि ये जो यंग सा लड़का है ये तो हो गया सहायक क्रिया और जो वृद्ध आदमी है वो क्या हो गया, मुख्य क्रिया। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हेल्पिंग वर्ब also known as an auxiliary verb is used with the main verb to help express the main verb's tense, mood और voice। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि एक सहायक क्रिया वो वर्ब होता है जो हमें ये बताता है मुख्य क्रिया के आगे लगकर कि वो मेन वर्ब का टेंस क्या है। यानी अगर मैंने इज लगा दिया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, वॉज लगा दिया तो पास्ट हो जाएगा और विल लगा दिया तो वो फ्यूचर हो जाएगा। फिर वो मूड के बारे में भी बताता है। जैसे समझिए, मैंने कहा आई मे कम, आई मे कम, आई मस्ट कम। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क हो जाता है। एक में आई मे कम में संभावना है और मैंने जब आपको ये कहा शी मस्ट कम तो मैंने कहा कि उसको आना ही पड़ेगा। और वॉइस का मतलब होता है कि इसके अंदर हमें जो है ये पता चलता है कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये एक्टिव है कि ये पैसिव है। तो इसको अगर एक चित्र से समझे तो हेल्पिंग वर्ब्स कैसे हो गए, जैसे बी, हैव, डू, यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी। ये अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको और इससे तो अपन को पता चल गया हेल्पिंग वर्ब्स है। इनमें तीन चीज़ें कौन सी पता चलती हैं, टेंस, मूड और वॉइस। जैसे कि आप टेंस में देखिए, आप ऊपर वाले पैराग्राफ से नीचे अगर ऊपर वाले चित्र से नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा टेंस क्या है। जैसे शी हैड टेकन द बेट, तो यहाँ पे हैड आया, तो अपन वीडियोस पढ़ चुके हैं अभी टेंसेस के। हैड लगाने से क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ये हैड जो है वो सहायक क्रिया है, तो इसने ये हमको वाक्य बता दिया कि पास्ट परफेक्ट का है। लेकिन मैंने अगर सेंटेंस बोला देवर लाइंग फ्रॉम डे वन, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस कौन सा हो गया, ये हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके से आप मूड देखिए, मैंने कहा डिड इट वर्क, क्या इसने काम करा, तो मैंने इसमें मूड क्या बताया कि इंटरोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है। डू थिंक अगेन, इसमें भी मैंने उनको कहा सोचो, एक दफ़ा सोचो। तो इसके अंदर मेरा मूड ये है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। वॉइस, जैसे मैंने कहा द फॉक्स वॉज सीन बाय द फार्मर। अब मैं एक्टिव और पैसिव में भी वाक्य बनाऊंगी तो हमको ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस एक्टिव का है कि ये सेंटेंस पैसिव का है। तो यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब तीन चीज़ें हमें बताता है। नंबर वन, वो वाक्य टेंस कौन से टेंस का है। कभी कभी ये बताता है मूड क्या है वाक्य में, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एफर्मेटिव है, क्या है। और हमें वॉइस के बारे में भी बताता है कि ये एक्टिव वॉइस है कि ये पैसिव वॉइस है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स के मैं आपको बता रही हूँ। आप याद रखें, यानी वाक्य में कहीं पर भी आएगा तो बड़ी सरलता से आप उसको नेगेटिव में बदल देंगे। तो हमारे पास 23 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं अंग्रेज़ी में, और वो क्या है, जैसे कि इज़, जैसे कि एम, जैसे कि आर। इसी तरीके से वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, shall, should, will, तो would, can, could, may, might, must, might, been, be, being।
तो ये जितने भी मैंने वाक्य आपको बताए अभी यहाँ पर, कितने भी वर्ड्स बताए, सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आप ध्यान रखिएगा, कुछ तो आपने टेंसेस में पढ़े हैं और कुछ आपने मॉडल्स के रूप में भी पढ़े होंगे। तो यानी कि 23 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आपको अगर वाक्य में इनमें से कोई भी चीज़ मिल जाती है तो आप उसको जिस नियम से करेंगे वो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, और जो अपन बिना सहायक क्रिया वाले वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। दोनों वाक्यों को एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव बनाने में हमारे भिन्न भिन्न नियम हैं। अब कौन से भिन्न भिन्न नियम है? सहायक क्रिया वाले वाक्यों में हम केवल एफर्मेटिव से नेगेटिव वाक्य को बनाने के लिए सबसे सरल तरीका है, आपको क्या करना है, सहायक क्रिया के पीछे नॉट को लगा देना है। ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे एक सेंटेंस है, शी विल प्ले अ क्लासिकल सॉन्ग ऑन द पियानो। सेंटेंस बहुत बड़ा है और आ गया कि आप एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, केवल आप सहायक क्रिया को ढूंढ लो, उसके पीछे नॉट लगा दो। जैसे क्या सेंटेंस बनेगा, शी विल, विल था, विल के पीछे मैंने क्या लगा दिया, नॉट, प्ले अ क्लासिकल सॉन्ग ऑन द पियानो। तो मैंने सहायक क्रिया के पीछे नॉट लगा के नेगेटिव बना दिया। अब इस सेंटेंस को देखें, शी हैड गॉन टू द सिनेमा, हैड है सहायक क्रिया, किसके पीछे आएगा, हैड के पीछे, तो बन गया दे हैड नॉट गॉन टू द सिनेमा। अब इसी तरीके से समझिए ये वाला वाक्य है, द सिक्योरिटी सिस्टम हैड बीन वर्किंग प्रॉपरली। इसमें भी सहायक क्रिया हैड आ गई, लेकिन सेंटेंस बदल गया। पहला परफेक्ट टेंस था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो मैंने क्या करा, इसको हैड तक सेंटेंस लिखा, हैड के पीछे नॉट लगाया और पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। तो मैंने बनाया द सिक्योरिटी सिस्टम हैड नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली। इसी तरीके से ही इज कुकिंग नाउ, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही इज, क्या बनना चाहिए, इज है हमारा, सहायक क्रिया नॉट के पीछे लगाएंगे तो बनेगा ही इज नॉट कुकिंग नाउ। तो इसका मतलब ये है कि आपने मात्र सहायक क्रिया के पीछे लगा के बनाया। अब अभी तो आप ये पढ़ लीजिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो कॉन्ट्रैक्शंस पर होगा जिसमें मैं बताऊंगी हम जब नॉट लगाते हैं तो हम इस नॉट को छोटा करके भी कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी अपन आगे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली नॉट लगता कहाँ है। याद रखिए, अगर इस चित्र को याद कर लीजिए आप हमेशा, कि आप देख रहे हैं बीच में एक वाइट कलर का बच्चा खड़ा है, इधर ब्लू और रेड खड़े हैं। तो मैंने ऊपर लिखा है जो ब्लू वाला है वो है हेल्पिंग वर्ब और नॉट बीच में है और मेन वर्ब जो है उसके पीछे लगता है। यानी कि अगर आपको नॉट लगाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब नॉट कभी भी नहीं आएगा। यानी कि अगर सहायक क्रिया है तो सीधा उसके पीछे लगाओ, और अगर सहायक क्रिया आपके पास नहीं है तो आपको अपनी तरफ से पहले एक सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी और फिर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे करेंगे ये अपन नियम में देखेंगे। अभी पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब अपने को मिल गया था सेंटेंस में, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर नहीं है तो हम उसको कैसे करेंगे यही अब अपन सीखेंगे। बस अपने दिमाग में आप ये बिठा लीजिए कि जब भी आप नॉट का प्रयोग करते हैं आपको हेल्पिंग वर्ब उसके आगे लगाना ज़रूरी होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक हेल्पिंग वर्ब इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका फॉर्मेट ये होता है कि पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पीछे, सब्जेक्ट समझिए कि मैं सेंटेंस लिखा राम, राम एक सब्जेक्ट है यानी कि संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। इसके पीछे क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना बेहद ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा राम हैज़। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के पीछे किसका प्रयोग कर सकते हैं, नॉट। तो अब आता है यहाँ नॉट, जैसे कि मैंने बनाया राम हैज़ नॉट। इसी तरीके से अब देखिए इसके पीछे क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे मैंने कहा ईटन, यानी कि राम हैज़ नॉट ईटन। तो यानी मैंने हेल्पिंग वर्ब जब लगाया इसके पीछे किसका यूज़ किया, नॉट का। और आपने देखा हेल्पिंग वर्ब मैंने ब्लिंकिंग लगाया है, चमक रहा है, उसके पीछे हम नॉट लगाएंगे। और इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जैसे कि मैंने लगा दिया फूड। तो आप एक और बार सेंटेंस को देखते हैं, जैसे अनिल सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके पीछे मैंने नॉट लगाया, मेन वर्ब गो हो गया, टू द मार्केट। इसी तरीके से मैंने बनाया सुनीता,
मैंने बनाया कैन, ये एक सहायक क्रिया है, पीछे लगाया नॉट, इसके पीछे मैंने मेन वर्ब लगाया स्विम, और मैंने कह दिया इन द रिवर, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए अपन अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब अपन एफर्मेटिव टू नेगेटिव के कुछ वाक्य बनाते हैं। मैंने अभी आपको सहायक क्रिया वाले सिखाए हैं, तो अभी अपन सहायक क्रिया वाले वाक्य कुछ बनाते हैं प्रैक्टिस की तरह, ठीक है। चलिए अपन बनाते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस समझिए, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स। अब इसमें पीले में आया है ना, ये जितने भी पीले में आएंगे वो सहायक क्रियाएं होंगी, तो यहाँ पे इज आया है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज, सहायक क्रिया इज है, इसके पीछे नॉट लगाया, शी इज नॉट टीचिंग हर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अब समझिए ये सेंटेंस आया, वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम। यहाँ पे अगर देखा जाए कायदे से आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव भी है और बीन भी है, लेकिन अपन पहले हेल्पिंग वर्ब के पीछे ये नॉट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आया, नॉट बीन वेटिंग फॉर देम। अब देखिए ही विल ईट विथ हिज लेफ्ट हैंड, इसमें सहायक क्रिया क्या आई, विल, तो मैंने कहा क्या करा, नॉट के पीछे लगाया, ही विल नॉट ईट विथ हिज लेफ्ट हैंड, मैंने विल के पीछे नॉट लगा दिया। अब वी शुड लर्न आवर लेसन्स, इसमें मॉडल है और ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, शुड, तो हम शुड के पीछे लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा वी शुड नॉट लर्न आवर लेसन्स। ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट। अब कंफ्यूज मत होइएगा, इसके अंदर हैज़ भी और हैड भी है, तो यहाँ पे हैज़ तो सहायक क्रिया है और हैड यहाँ पे मुख्य क्रिया है, ठीक है, यानी कि उसने लंच वो नहीं ले चुका है, तो अपन सेंटेंस हैज़ के पीछे नॉट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट हैड हिज ब्रेकफास्ट, तो मैंने लिखा ही हैज़ नॉट लगाया, हैड हिज ब्रेकफास्ट। द चीफ गेस्ट वुड गिव अ स्पीच, इसमें हमारे पास सहायक क्रिया क्या है, वुड, तो हम सेंटेंस बनाएंगे द चीफ गेस्ट वुड नॉट गिव अ स्पीच। दे वर वॉकिंग इन द गार्डन, यहाँ पे हमारी सहायक क्रिया वर है, तो हमारी सहायक क्रिया के पीछे नॉट आएगा, दे वर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। दे विल हैव लर्नड द लेसन, इसमें सहायक क्रिया क्या है, विल और हैव दोनों है, लेकिन मैं वापस कहूँगी आपको किसके पीछे लगाना है नॉट, पहली वाली सहायक क्रिया के पीछे। पहली वाली सहायक क्रिया क्या है, विल, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट हैव learned their lesson। अब देखिए the barber may cut her hair, यानी कि नाई बाल काट जो है काट देगा, तो मैंने मे लगाया, मे के पीछे नॉट लगाएंगे, the barber may not cut her hair। राम was selling flowers, राम जो है वो जो है फूल बेच रहा था, तो यहाँ पे वॉज आया, मैंने बताया राम वॉज नॉट सेलिंग फ्लावर्स। इसी तरीके से सीमा एंड राधा हैव गॉन अवे। अब सीमा एंड राधा बहुत बड़ा आ गया आपका सब्जेक्ट, आपको तो केवल सहायक क्रिया देखना है, आपने लिखा हैव का मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है, और ये हमारा परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो अपन ने ये चुका बता रहा है, तो अपन हैव के पीछे लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा सीमा एंड राधा हैव नॉट गॉन अवे। तो यानी कि सारे सेंटेंसेस हमने कैसे बनाए, सहायक क्रिया के पीछे लगाकर। अब अपन सहायक क्रिया के बिना वाले वाक्यों को देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव बनाने के क्या नियम है। नियम के अनुसार नॉट का प्रयोग हम हमेशा सहायक क्रिया के पीछे करते हैं, मैंने आपको चित्र से भी बताया था। अगर सहायक क्रिया नहीं होती तो हम वह अपनी तरफ से लगाकर नॉट लगाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था हमारे पास दो प्रकार के जो है बिना सहायक क्रिया के वाक्य होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें फर्स्ट फॉर्म की क्रिया होती है, या पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म की क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया के बिना वाले दो प्रकार के वाक्य होते हैं, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन्हें आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य वो होता है, इसकी पहचान ये होती है कि इन वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म का वर्ब होता है, यानी कि जैसे गो, ईट, जंप जैसे वर्ड्स जो होते हैं, सिट, लर्न,
ऐसे सेंटेंसेस जो हैं ऐसे वर्ब्स होते हैं, यानी कि वो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म के होते हैं और इनके पीछे या एस या ई एस होता है। जैसे गोज हो सकता है या गो हो सकता है, ईट हो सकता है या ईट्स हो सकता है, लर्न हो सकता है या लर्न्स हो सकता है, स्टडी या स्टडीज हो सकता है। और इनमें हम डू और डस लगाकर नॉट लगाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हम सहायक क्रिया का यूज़ करेंगे, तो सहायक क्रिया के पीछे जब नॉट लगाएंगे तो हमको सहायक क्रिया अपनी तरफ से लगानी है। तो यानी अगर आपको कोई भी वाक्य ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म की क्रिया दिख रही है, अब उनमें आप दो सहायक क्रियाएं अपनी तरफ से लगा सकते हैं, डू या डस। अब कहाँ लगाते हैं ये अपन सीखते हैं। यूज़ ऑफ डू कहाँ होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत आई, वी, यू, दे या एक नाउन प्लूरल के साथ हो रही है, यानी कि नाउन बहुवचन, संज्ञा बहुवचन है, जैसे रवि एंड सीता या गीता रवि या द स्टूडेंट्स। अगर ऐसा कोई प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है तो हम उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। देखिए सरल सी चीज़ याद रखिए, सिंगुलर के साथ आप हमेशा प्लूरल जो है सिंगुलर के साथ आप हमेशा और हमेशा इसके अंदर डस का प्रयोग करते हैं, और जब भी आप सिंगुलर प्लूरल के साथ करेंगे तो आप जो है डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इफ वर्ब इज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गो, ईट, जंप एक्सेट्रा, अगर क्रिया हमारी प्रथम रूप की हो जैसे गो, ईट, जंप एक्सेट्रा, तब हम इसके अंदर डू का प्रयोग करते हैं। हम डस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम ही, शी, इट या नाउन सिंगुलर। मैंने पहले भी कह दिया कि आप अगर देखेंगे कि अगर सिंगुलर है तो आप ही, शी और इट, ठीक है, और अगर आपकी जो संज्ञा है वो अगर आपकी एक वचन है आप इसमें करेंगे, और याद रखना है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो और उसके पीछे एस या ई एस लगाओ। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आपकी केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ की क्रिया है तो आप डू यूज़ कर लो, और जिसके पीछे एस लगा हुआ है उसके पीछे आप डस यूज़ कर लो। डस के डू के पीछे ई एस लगा हुआ है तो वो एस वाले के साथ जाएगा, और जो नहीं है वो जो है डू के साथ जाएगा। आप इसको और ऐसे सरल तरीके से भी याद कर सकते हो, यानी अगर प्रथम रूप की क्रिया के पीछे एस या ई एस लगा हो तो आप डज लगा लो, जैसे कि गोज, ईट्स, जम्प्स एक्सेट्रा, और अगर नहीं लगा है तो आप उसमें डू का प्रयोग कर लो। अब फॉर्मेट टू यूज डज नॉट एंड डू नॉट, हम देखेंगे डज नॉट और डू नॉट उपयोग करने के सूत्र कौन कौन से हैं। पहला अपन फॉर्मेट फॉर डज सीखते हैं कि हम डज को कैसे यूज करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि ही, आई, ही, शी, इट या नाउन सिंगुलर, मैंने ओब्लिक लगा रखे हैं, और ओब्लिक का मतलब होता है मैंने तिरछी लाइनें खींची है, इसका मतलब है इनमें से कोई एक चीज़ हो। जैसे सेंटेंस की शुरुआत आई से कर लो, या ही से, या शी से, या इट से, या नाउन एक वचन से। अगर आप लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके पीछे लगाएंगे डज नॉट, ठीक है। और जब आपने डज नॉट लगाया तो उसके पीछे आप फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी मैंने आपको पहले पहचान क्या बताई थी कि इनकी क्रियाओं में एस होता है, यानी कि गोज या ईट्स होता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप डज का प्रयोग करोगे तो उसके पीछे से उसको हटा दोगे। अब अपन देखते हैं, जैसे वी विल नॉट पुट एस और ई एस बिहाइंड द वर्ब एज वी डू इन द एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ क्या है, जैसा कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि हम क्रिया के पीछे एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन जब भी हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम वर्ब के पीछे से एस या ई एस को हटा देते हैं या नहीं लगाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर समझिए आप किसी भी 10th में क्लास में हैं और 10th ए में है, और आप अगर 10th बी में जाते हैं तो आपका नाम 10th ए के रजिस्टर से कट जाता है और आप बी में चले जाते हैं। अब जब मैंने डज लगा दिया तो डज में जो एस आ गया वो हमारी जो क्रिया है उसके पीछे जो एस लगा हुआ है उसको हमको हटाना पड़ता है। यानी कि अपन ये नहीं करेंगे ही डज नॉट ईट्स फूड, हम उस ईट का एस हटाकर डज में ही लगा दिया हमने, तो हमको दो बार वो एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मुझे डू का प्रयोग करना है
तो फॉर्मेट फॉर डू क्या होता है, डू नॉट क्या होता है, हम वी यू दे प्लूरल लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं और सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगाना है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप डज नॉट का प्रयोग करें, आपको फर्स्ट फॉर्म की क्रिया के पीछे से एस और ई एस को हटा देना है। अब हम कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाएंगे, नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो आपको और ये समझ में आ जाएगा। अब अपन वाक्य बनाते हैं। देखिए ये 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे तो बिल्कुल हाथ ऊपर नहीं उठा रहे कर रहे हैं, तो इसका सेंटेंस बन सकता है श्याम और रवि कक्षा में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना, वो तो पेन ही हिला रहे हैं। अब ये देखिए श्याम एंड रवि, मैंने ये कहा 2 हो गए, तो मैंने और इसमें अगर मुझे मैंने कहा स्टडी इन द क्लास और मुझे बनाना है कि वो नहीं पढ़ते हैं, तो बहुवचन होते ही मैंने इसमें क्या लगाया, डू सहायक क्रिया के रूप में, पीछे क्या लगाया मैंने, नॉट, इसको नेगेटिव बनाने के लिए। पढ़ने की क्रिया हो गई फर्स्ट फॉर्म की स्टडी और मैंने कह दिया इन द क्लास। अब इसी तरीके से देखिए ये लड़का है, खड़ा है, हाथ हिला रहा है, तो वह हाथ नहीं हिलाता है, तो क्या होगा, ही डज नॉट वेव हिज हैंड, वो अपना हाथ नहीं हिलाता है। यहाँ पर लड़का है एक वचन, तो मैंने ही लगाया। अब ही के साथ हमेशा डज आता है, तो मैंने डज लगाया और डज के पीछे मैंने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया और फिर मैंने क्रिया लगाई, मुख्य क्रिया वेव, और अपना हाथ नहीं हिलाता तो मैंने लगा दिया हैंड। अब इसी तरीके से अब ये देखिए ये लड़का है और ये लड़का जो है उसको नींद आ रही है, तो वह किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या बनेगा, वह यानी ये लड़का है तो ही, और फिर मैंने ये कहा नहीं, ही के साथ फिर वापस से डज आया, मैंने डज के पीछे क्या लगाई, क्रिया नॉट, और पढ़ने के लिए क्रिया क्या लगाई, मेन वर्ब रीड, और मैंने लिखा अ बुक। इसी तरीके से ये लड़की है, खाना खाना नहीं चाहती है, ठीक है, और बड़े अनमन मने मन से जो है देखिए खुश नहीं है, तो वह खाना नहीं खाना चाहती है, तो अपने क्या लिखा कि शी डज नॉट, डज नॉट क्यों, शी आ गया तो शी के साथ डज आ गया, और नॉट लगाया क्योंकि मैंने कहा नहीं खाती है, और चाहती नहीं है इसलिए क्रिया आई वॉन्ट, और क्या नहीं करना चाहती, खाना नहीं खाना चाहती, तो टू ईट फूड। अब इसी तरीके से ये आदमी देखिए बाज को पकड़ के खड़ा है लेकिन वो उड़ ही नहीं रहा उसका, तो मैंने कहा उसका बाज उड़ता नहीं है, तो क्या बनेगा, हिज हॉक, यानी बाज को हम हॉक कहते हैं, और एक वचन है इसलिए मैंने लगाया डज नॉट, एक वचन के साथ बहुवचन वाला आता है ना, तो मैंने आपको बताया डज नॉट, और वो उड़ता नहीं है तो उड़ने के लिए क्रिया मैंने फर्स्ट फॉर्म की लगा दी फ्लाई। अब ये लड़का है देखिए कंप्यूटर पर काम कर रहा है, बनाया कंप्यूटर चलता नहीं है, चल ही नहीं रहा कंप्यूटर समझिए, तो अपन ने क्या बनाया, कंप्यूटर, और मैंने लगा दिया, देखिए इसने काम करना छोड़ दिया, चित्र में ध्यान पूर्वक देखिए, काम कर रहा है और फिर छोड़ दिया, चलता ही नहीं, तो कंप्यूटर चलता नहीं है तो कंप्यूटर मैंने लगाया, और डज लगाया इसके अंदर क्योंकि एक वचन है, नॉट लगाया नेगेटिव बनाना है, और आया काम नहीं करता है, तो इसका मतलब है वर्क। देखिए मैंने बनाया चलता नहीं है, प्लीज वॉक मत लगा देना, है ना, इसका क्या बनेगा, वो काम नहीं करता है, तो डज नॉट वर्क। अब अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं। इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, यानी इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे ईट का एट हो गया, वॉक्ड, जम्प्ड, कुक्ड, इसके अंदर हम केवल मात्र डिड नॉट लगाकर जो है वाक्य को बनाते हैं। अब देखिए हम जब भी डिड नॉट का उपयोग करते हैं तो एक चीज़ का याद रखना चाहिए कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म की जो क्रिया होती है, पहचान तो इसकी सेकंड फॉर्म की क्रिया है, लेकिन हम जब इसको नेगेटिव बनाने लगते हैं तो सेकंड फॉर्म की क्रिया को हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म की क्रिया में बदल देते हैं। हाँ, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक वाक्य में हम एक रूप की 2 क्रियाओं का कभी भी उपयोग नहीं करते। अंग्रेजी में हम कभी नहीं कहेंगे ही डिड नॉट वेंट या ही डिड नॉट केम, हम हमेशा कहेंगे ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट गो, यानी कि वेंट को हम बदल कर फर्स्ट फॉर्म में गो में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखिए इसीलिए हम डिड अगर सेकंड फॉर्म का लगा रहे हैं तो हम हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म की क्रिया में बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं, समझिए कि अगर एक वाक्य है, अगर अपन देखें
ही वेंट टू स्कूल, इसमें सेकंड फॉर्म की क्रिया वेंट आई, इसे मैं बदल कर क्या लिखूंगी, ही, मैंने कहा डिड नॉट, डिड लगा दिया, डिड के पीछे नॉट लगा दिया, इसको ये अपने आप ही पास्ट हो गया, और मैंने वेंट को बदल दिया गो में, और मैंने कहा गो टू स्कूल। अब देखिए दे कुक्ड फूड क्या बनेगा, दे डिड नॉट कुक का मैंने फर्स्ट फॉर्म कर दिया कुक फूड। ही वर्कड ऑन द कंप्यूटर क्या बनेगा, ही डिड नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर। दे टॉक्ड एंड फॉट ऑन द फोन। अब ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें टॉक्ड और फॉट दोनों हैं, लेकिन एक ही बार में डिड नॉट लगाऊंगी और दोनों को मैं फर्स्ट फॉर्म में बदल दूंगी, टॉक को भी बदलूंगी, फॉट को भी बदलूंगी। तो क्या बनेगा, दे डिड नॉट लगा दिया, सेकंड फॉर्म तो यही बन गया, पास्ट इंडेफिनिट अपने आप में ही बन गया, मीनिंग हमने नहीं बदला। फिर टॉक्ड को मैंने किस में करा, टॉक, एंड फॉट का फर्स्ट फॉर्म फिर कर दिया फाइट ऑन द फोन। तो यानी जब भी आप डिड का करें, आपको हमेशा याद रखना है, आप जब भी डिड का प्रयोग कहीं पर भी करते हैं, उसके पीछे हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म की ही क्रिया यूज करते हैं। चाहे आप इसको प्रश्न बनाएं, चाहे कैसा भी करें, जहां डिड होगा वहां पे वो क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म की ही होगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब अपन फॉर्मेट देख लेते हैं डिड नॉट का। डिड नॉट का उपयोग करने का सूत्र जो होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं हम, डिड नॉट लगाते हैं, और हम इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमेशा आपको याद रखती है कि हम इसके पीछे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम हमेशा डिड नॉट के पीछे लगाते हैं, ये आपको हमेशा याद करना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और उसके पीछे ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि वी विल नॉट पुट अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब behind the subject as we do in the affirmative sentence, as did not shows us that it is a past indefinite negative sentence and we cannot use two same forms of verbs in same sentence, and did is a second form of the verb। ये मैंने इंग्लिश में पढ़ा, अब इसका हिंदी क्या है कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य बनाते हैं, यानी अगर मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस कैसे पता चला, सेकंड फॉर्म की क्रिया है, उसको अगर मैं नेगेटिव में बनाती हूँ तो हम सब्जेक्ट के पीछे क्रिया का द्वितीय रूप नहीं लिखते कभी भी, यानी सेकंड फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि हम क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, क्योंकि हम एक ही वाक्य में दो एक समान रूपों की क्रियाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिड नॉट क्रिया का सेकंड रूप है, और इसीलिए एक ही दफ़ा हम इसका इस्तेमाल या यूज़ करते हैं। अब चलिए हम कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। अब अपन वाक्य बनाते हैं। देखिए ये लड़की जो है वो दीवार पर बैठी है बड़े मज़े से। अब इसका वाक्य ये हो सकता है कि लड़की कुर्सी पर नहीं बैठी थी, नेचुरल है, ये बैठी कहाँ है, दीवार के ऊपर, तो अपन इसके अंदर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कायदे से अगर ये थी है तो पास्ट टेंस में तो सैट आना चाहिए, लेकिन अपन इसमें डिड नॉट के पीछे फर्स्ट फॉर्म की क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, लड़की द गर्ल, और मैंने पीछे क्या लगाया, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट बनाया, सैट लगाने की जगह मैंने फर्स्ट फॉर्म की क्रिया क्या लगाई, सिट ऑन द चेयर। अब देखिए ये लड़का है, ये लड़का बहुत धीमे चल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ राम तेजी से नहीं भागा था, तो क्या बनेगा, राम डिड नॉट, नेगेटिव बनाना है, और रन फास्ट, यानी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगा दी, आगे डिड नॉट लगा दिया। अब ये देखिए ये डांस कर रहा है, मैंने कहा लड़के ने सही डांस नहीं किया था, तो क्या होगा, द बॉय डिड नॉट, यहाँ पर करा, अब पास्ट इंडेफिनिट में डांस आना चाहिए था, यहाँ मैंने लिखा द बॉय डिड नॉट डांस प्रॉपरली। अब ये देखिए लड़की है, होमवर्क कर रही है, करना ही नहीं चाहती, तो राधा को गृह कार्य करना पसंद नहीं था, तो अपन इसका क्या बनाएंगे, राधा डिड नॉट, पसंद के लिए क्रिया क्या हुई, लाइक, कायदे से लाइक लगाती, लेकिन मैं फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाई, लाइक टू डू द होमवर्क, काम करना उसे पसंद नहीं है। अब ये आया, देखिए एक लड़का है, कुत्ते के मुंह में से किताब को छीनो, किताब दे ही नहीं रहा कुत्ता, तो कुत्ते ने किताब नहीं दी थी, तो कुत्ते को तो डॉग कहते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, द डॉग डिड नॉट, नहीं दी थी तो डिड नॉट लगा दिया, देने के लिए क्रिया गिव, फर्स्ट फॉर्म की, द बुक, लेकिन इसका बनेगा हमेशा
हिंदी में अगर इसका अर्थ लगाओगे आप तो ये हमेशा पास्ट का ही बनेगा। अब अपन आखिरी देखते हैं। देखिए ये लड़का जो है बड़े आराम से जो है वो सो रहा है। तो हमने कहा राम बिस्तर पर नहीं सोया था। कहाँ सोया था? बिस्तर, जमीन पर। तो क्या बनेगा? राम डिड नॉट स्लीप ऑन द फ्लोर बेड। मैंने ये यहाँ पे स्लेप्ट नहीं लिखा सेकेंड फॉर्म, मैंने डिड नॉट लगाया, स्लीप का फर्स्ट फॉर्म लगाया। तो यानी आप याद रखें जब भी क्रिया बनानी है आप नेगेटिव में डिड नॉट लगाएं और उसके पीछे हमेशा फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाएं। चलिए अब मैं आपको गृह कार्य दे देती हूँ। याद रखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के पीछे होता है। अगर आपको सहायक क्रिया वाक्य में मिलती है आपको सिंपल उसके पीछे नॉट लगाना है। और मैंने आपको ये भी दिखाया है कि आप छोटा करके कैसे लिखते हैं उसको, तो कॉन्ट्रैक्शंस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है तो आप जो है सहायक क्रिया को लगा के जो है नॉट लगाते हैं। तो ये दो मैं वापस रिपीट किए। अब अपन वाक्य देखते हैं। देखिए जैसे कि ढाका इज एक्सपेंसिव, ही लिव्स टुगेदर विथ हिज वाइफ कैथरीन लव्स गार्डनिंग, द सेलर्स वर वेरी एंग्री विथ हिम, ही लेफ्ट हिज फ्रेंड, शी कैन स्विम, and Nazneen in the river. Nazneen belongs to a simple family. A computer is a blessing. Her parents liked her very much and he has gone to the market. ये 10 है, मैं आपको 20 दूंगी क्योंकि नोट लगाना बहुत सरल है, इसलिए मैं 10 और वाक्य आपको दे रही हूँ। आप इनके पीछे जो है केवल इनके आंसर्स वाले जो हैं वो बनाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। He will kill the lion, Radha should come on time, they are doing their work, he lived a simple life, he must learn English, we could learn English, they are going to the temple, he lives in America, the carpenter is making a table, Aradhana is a sweet girl। अब बहुत सरल है वाक्य, प्लीज इनको आप जो है इनके पीछे नॉट लगाएं और एफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलें। थैंक यू टू एवरीवन हु हैज वॉच्ड दिस वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ज्ञानवर्धक भी रहा होगा आपके लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज़ once again please like, subscribe and also share my video. A big thank you to everyone who has watched this video. Thank you.